आगे की बात करने से पहले मैं साफ कर देना चाहता हूं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, दोनों ही पक्षों से हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, कोई संपर्क कोई संबंध नहीं है, न ही हमारे कोई रिश्तेदार है न कोई हमारा दुश्मन है, और होते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम संविधान सम्मत बात करने का है, न्याय संगत बात करने का है, तथ्यों के आधार पर चर्चा करने का है, इससे इतर कुछ भी नहीं। बाकी अमृत काल में तो आप जानते ही हैं कि तथ्यों की कैसी ऐसी तैसी की जाती है। सुबह सुबह खबर मिलने लगी कि जिस आशुतोष नाम के व्यक्ति ने शंकराचार्य पर एफआईआर करवाया है वो इलाहाबाद पुलिस के साथ संगम तट पर पहुंचे और दिखा रहे थे कि कहां पर शंकराचार्य का शिविर लगा था। अब खाली रेगिस्तान में जगह दिखाकर, हवा में और जगह देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस कौन सा सबूत जुटा लेगी और कौन सा दिमाग भिड़ा रहे होंगे ये तो वही बता सकते हैं, क्योंकि गलगोटिया का जमाना चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। और बात जहां तक सबूत तथा तथ्यों की है तो सोशल मीडिया पर वाराणसी के एक वकील जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, नाम है श्रीनाथ त्रिपाठी, उनका इंटरव्यू खूब वायरल है जिसमें उन्होंने कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, ऑर्डर लेकर बैठे हैं और कह रहे हैं कि यदि देश और राज्य का शासन तंत्र किसी भी व्यक्ति को आरोपित करना चाहे, किसी मामले में फंसाना चाहे, यानी सरकार फंसाना चाहे, बदनाम करना चाहे, तो फिर वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और मुकदमा दर्ज करना, गिरफ्तार करना तो छोटी बात है, शासन हत्या करवा सकता है। जब गली छाप गुंडे हत्या करवा सकते हैं तो शासन क्या नहीं कर सकता। इनका कहना है कि मैं लंबे वक्त से शंकराचार्य और उनके गुरु सबको जानता हूँ, मेरे पड़ोसी भी रहे हैं, मगर सवाल यह है कि अगर शंकराचार्य को किसी के साथ कुछ बुरा करना ही था, किसी बच्चे का यौन शोषण करना भी था, तो मध्य प्रदेश से लेकर वाराणसी तक हर जगह उनका आश्रम है, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। भला संगम तट पर मेले में जहां हजारों लोग आते जाते हैं वहां इस तरह का पाप करने की जरूरत क्यों होगी। मगर फिर भी इन बातों को छोड़ भी दिया जाए तो जिस अदालत ने एफआईआर का आदेश दिया है, जिस माननीय जज ने आदेश दिया है, उसने 14 पन्ने का आदेश दिया। इस 14 पन्ने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट की तमाम रूलिंग को भर दिया गया है। यानी इस तरह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट ने अब तक कैसा आदेश दिया है, क्या क्या कहा है, क्या बोला है, वो सारी चीजें इसमें लिख दी गई हैं, भर दिया गया है। लेकिन शंकराचार्य के मामले में किस तथ्य के आधार पर यह संज्ञेय अपराध बनता है, इसे बहुत ही हल्के में पैरा 24 में बताया गया है। और जो बताया गया है उससे यह बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि अपराध कब हुआ, कहां हुआ, कितनी देर हुआ, कैसे एकांत की स्थिति बनी। यानी ऐसा तो नहीं है कि शंकराचार्य हजारों सैकड़ों लोगों के सामने या उनके चेले हजारों लोगों के सामने किसी बच्चे का यौन शोषण कर लेंगे, उसके लिए तो एकांत जगह होगी। तो मेले के दौरान ऐसी स्थिति कब बनी, कैसे बनी, कुछ अता पता नहीं है। और जिस मेले में हजारों लाखों लोग उपस्थित होते हैं, चारों तरफ शोरगुल होता है, मीडिया होती है, पुलिस होती है, वहां पर ऐसी स्थिति बनी तो कैसे बनी, कहां बनी और कब बनी, इसका कुछ अता पता नहीं चलता। एडवोकेट श्रीनाथ त्रिपाठी एक और सवाल उठाते हैं। इनका कहना है कि अपने आदेश में जज ने एडिशनल कमिश्नर की रिपोर्ट भी शामिल किया है और बार बार उसी रिपोर्ट की आड़ ले रहे हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो जज साहब को कोई तथ्य या कोई आधार नहीं मिल रहा था तो उन्होंने एडिशनल कमिश्नर की रिपोर्ट को ही आधार बनाने का प्रयास किया है, वो भी बार बार किया है, या फिर कहिए कि उसके पीछे छिपने की कोशिश किया है। यानी आसान भाषा में कहें तो जज ने पुलिस की रिपोर्ट के पीछे छिपने का प्रयास किया है। मगर सवाल तो यह है कि अगर पुलिस की इंक्वायरी के आधार पर एफआईआर का आदेश किया गया है, यानी पुलिस की इंक्वायरी में अपराध का संदेह निकलता है, तो यदि पुलिस की इंक्वायरी में अपराध का संदेह था तो फिर पुलिस ने ही मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया, अदालत जाने की जरूरत क्यों पड़ी। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब पुलिस ने मुकदमा दर्ज ही नहीं किया था तो फिर इंक्वायरी किस प्रोविजन में किया। आपको याद होगा कल भी हमने दिखाया था कि पूर्व आईपीएस और सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर ने भी इस तरह के सवाल उठाए। उन्होंने भी बार बार पूछा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, मगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और बात जब कोर्ट में गई तो वही पुलिस रिपोर्ट लेकर पहुंच जाती है। मूल सवाल है कि पुलिस ने जांच किस आधार पर किया जब उसने एफआईआर ही नहीं लिखा, क्यों किया जब उसने दर्ज ही नहीं किया था अपराध। अब वकील सवाल कर रहे हैं कि जिन बालकों का यौन शोषण करने का आरोप लगा है वो शंकराचार्य के संपर्क में आए कब, कहां से आए, कैसे आए, क्या वो शंकराचार्य अमृतेश्वरानंद के छात्र थे, क्या उनके आश्रम में उनका आना जाना था, क्या उन बच्चों के परिवार वालों का आश्रम में आना जाना था, क्या उन बच्चों का गुरुकुल में आना जाना था। मूल सवाल यह बनता है कि वो बच्चे शंकराचार्य के संपर्क में कैसे आए और प्रारंभिक जांच का विषय यही होना चाहिए था। परंतु पूरे ऑर्डर में यह बात कहीं भी नहीं बताई गई है कि बच्चों का संपर्क कैसे बना। वैसे ये सवाल बड़ा गंभीर है कि बच्चों का संपर्क शंकराचार्य से हुआ कैसे, हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये आसमान से टपक पड़े। इन सवालों के जवाब आखिर क्यों नहीं है। और वकील पूछ रहे हैं कि यदि संपर्क नहीं था, संपर्क था ही नहीं, तो जाहिर सी बात है ये सारी कहानी गढ़ी गई है। हर तरफ ये सवाल हो रहा है कि आखिर ये बच्चे कहाँ के रहने वाले हैं, क्या शंकराचार्य के गुरुकुल से इनका कोई लेना देना था। और आज तो खुद शंकराचार्य ने भी कहा है कि जिन छात्रों के बारे में बात कही जा रही है वो हमारे गुरुकुल में कभी आए ही नहीं, उनका हमारे यहाँ कोई पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन
ग्रेजुएशन नहीं हुआ, न तो उन्होंने एडमिशन लिया है, न कभी वो हमारे यहाँ पढ़ने आए हैं। कोर्ट में मार्कशीट जमा हुई तो उससे पता चलता है कि ये हरदोई जिले में किसी विद्यालय के छात्र हैं, वहां पर पढ़े लिखे हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। अब सोचिए कि ये मसला कितना गंभीर है। जो बात शंकराचार्य कह रहे हैं कि उन छात्रों का इनके गुरुकुल से कोई लेना देना नहीं है, न तो वो कभी वहां आए, न उनका रजिस्ट्रेशन हुआ, न प्रवेश लिया, न उनसे पढ़े, ये बात कोर्ट के आदेश में भी गायब है कि शंकराचार्य इन युवकों से संपर्क में कैसे आए। वकील कह रहे हैं कि न्यायालय को लेकर बहुत कष्ट हो रहा है कि हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की तमाम रूलिंग आपने भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किन तथ्यों के आधार पर यह अपराध बना है। यानी आपको कैसे पता चला कि अपराध हुआ है? संदेह कहां से निकलता है? कुछ तथ्य तो होगा। अदालतें जब भी इस तरह का आदेश करती हैं तो वो तथ्य बताती हैं। आपने तथ्य नहीं दिया, यानी आप गंभीर नहीं लग रहे हैं। आपने किसी सपोर्ट एविडेंस या मेडिकल एविडेंस की भी जिक्र नहीं किया है। वीडियो के बारे में खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आदेश में ऐसे किसी वीडियो की बात नहीं है। जिन बच्चों को पीड़ित बताया जा रहा है उनका जो बयान रिकॉर्ड किया गया है, यानी उस वीडियो की चर्चा है। सवाल है कि क्या उन बच्चों के साथ शंकराचार्य का कोई वीडियो है? क्या किसी वीडियो में वो बच्चे शंकराचार्य के कमरे में या उनके आसपास नजर आ रहे हैं? क्या उनके शिविर में जाने का कोई वीडियो है? वकील का कहना है कि विरोध हमने देखा है, लेकिन इस लेवल पर गिरकर विरोध नहीं होना चाहिए। सोचा भी नहीं जा सकता कि इस तरह से किसी को अपमानित कर रहे हैं सरकार में बैठे लोग। अरे आप उन्हें जहाज से गिरा के मार दीजिए, जो चाहे कर लीजिए, लेकिन ऐसे लांछन मत लगाइए। मारना है मार दीजिए, हत्या कर दीजिए, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ऐसा लगता है कि न्यायालय ने भी तथ्यों पर गौर नहीं किया। आदेश किसी दबाव या प्रभाव में किया गया लगता है। यानी सोचिए कि देश के वकील भी हैरान हैं कि अदालत ने किस तथ्य को देखकर एफआईआर का आदेश दिया। अगर संपर्क में आने का कोई तथ्य नहीं है तो फिर बिना संपर्क में आए कोई किसी का यौन शोषण कैसे कर सकता है? क्या शंकराचार्य या उनके लोगों ने ऑनलाइन तरीके से यौन शोषण कर दिया? बाकी जिस व्यक्ति ने यानी रामभद्राचार्य के जिस चेले ने एफआईआर दर्ज करवाया है, उनके बारे में क्या क्या पता चला है कि 21 मुकदमे दर्ज है, पूरी चार्जशीट है। ये वाली कथित रूप से सोशल मीडिया पर वायरल है। हमने पिछली ही वीडियो में विस्तार से बताया था, दिखाया था। अब शंकराचार्य का कहना है कि देश में 4 शंकराचार्य हैं जो सनातन धर्म की रक्षा करते आए हैं। अब सरकार ने उन सब पर हमला करना शुरू कर दिया है, लेकिन सच कभी समाप्त नहीं होता, वो बना रहता है। सरकार चाहती है कि हम ही सरकार रहें और हम ही धर्माचार्य रहें। उधर शंकराचार्य समेत तमाम संतों का कहना है कि यूपी पुलिस की जांच पर उनको भरोसा नहीं। ये जांच दूसरे प्रदेश की पुलिस द्वारा करवाई जानी चाहिए, जहां पर भाजपा की सरकार न हो, क्योंकि भाजपा की सरकारों पर और उनकी पुलिस पर ईमानदारीपूर्ण जांच का यकीन नहीं किया जा सकता। जहां तक बात पूछताछ की है, जांच की है, तो आइए हम तैयार हैं। शंकराचार्य ने कहा कि गिरफ्तारी का तो फिलहाल कोई प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि गिरफ्तारी 3 कारणों से की जाती है। पहला ये कि घटना के साक्ष्य सुरक्षित रखने के लिए, दूसरा मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, और तीसरा कि कहीं आरोपी भाग न जाए। आप देखिए इतने दिन बीत चुके हैं, अब सबूत सुरक्षित रखने का कोई सवाल नहीं बनता। मुकदमा भी झूठा है, इसलिए साक्ष्य का प्रश्न ही नहीं उठता। इतने दिन बाद मेडिकल टेस्ट का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है, और न ही हम कहीं भाग रहे हैं। हम तो यही हैं, सबके सामने मौजूद हैं। इसके बाद भी अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं, लेकिन इस गिरफ्तारी का मतलब यही होगा कि काल नेमी चाहता है कि शंकराचार्य का अपमान किया जाए और जनता की नजर में उन्हें दोष सिद्ध किया जाए। फिर भी हम पुलिस का विरोध नहीं करेंगे, पूरा सहयोग करेंगे। जो होगा जनता सब देख रही है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि शंकराचार्य का कहना है कि एक हिस्ट्री सीटर बच्चों का अभिभावक बना हुआ है, यानी जिस पर ढेर सारे मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बलात्कार से लेकर गोवध अधिनियम, डकैती, धमकी, जान से मारने की धमकी, सब कुछ इन बच्चों का अभिभावक बना हुआ है ऐसा आदमी। इनके असली अभिभावक कहाँ हैं? माँ बाप कहाँ हैं? शंकराचार्य का कहना है कि हम गौमाता की आवाज उठा रहे हैं और इस आवाज को योगी आदित्यनाथ बंद करना चाहते हैं, क्योंकि वो गौहत्या को बड़े पैमाने पर करवा रहे हैं, यानी भाजपा सरकार पर गौहत्या करवाने का आरोप लगा रहा है। शंकराचार्य बार बार पूछ रहे हैं कि बच्चों के असली माँ बाप कहाँ हैं? जुवेनाइल बोर्ड कहाँ है? बच्चों की बात कही जा रही है, लेकिन जुवेनाइल बोर्ड ने अपनी अभिरक्षा में अभी तक इन्हें नहीं रखा है। जो हिस्ट्री सीटर है वो बच्चों का अभिभावक बना हुआ है। वो हिस्ट्री सीटर रोज पब्लिक, पुलिस और कोर्ट के सामने जा रहा है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कह रहा। वैसे यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि शंकराचार्य के लोगों की तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के इस व्यक्ति के खिलाफ जो चार्जशीट पब्लिक किया गया था, इस मामले में यानी जो पुलिस के दस्तावेज हैं कथित रूप से, उसमें कुछ केसेस में यह भी लिखा है कि ये आरोपी हाजिर नहीं हो रहा है। यदि ये चार्जशीट ताजा है तो सवाल ये भी उठता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने सारे अपराध दर्ज हैं वो पुलिस से लेकर अदालत सबके सामने जा रहा है, क्या उत्तर प्रदेश की ही एक पुलिस उसको पहचान नहीं पा रही है? बहरहाल शंकराचार्य ने जहां तक गौमाता की आवाज उठाने की बात कही है और कह रहे हैं कि भाजपा की सरकारें गाय कटवा रही हैं, कटने दे रही हैं, गाय को बचा नहीं रही, हम बोल रहे हैं तो हमारी आवाज दबा रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस खबर को भी देखिए। ध्यान रहे आशुतोष ब्रह्मचारी पर भी गोवध अधिनियम के तहत अपराध दर्ज है। अब ये खबर देखिए, पता चला है कि भारत के सबसे बड़े मांस निर्यातक ने भाजपा
भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा डोनेशन दिया है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उस वक्त की सरकार की गुलाबी क्रांति यानी मांस एक्सपोर्ट को लेकर खूब सारा विपरीत माहौल बनाया गया। कहा जा रहा था, नरेंद्र मोदी कहते थे कि पूरे देश में पशुओं का वध हो रहा है, हर जगह वधशालाएं चल रही हैं और सरकार ताली बजा रही है, यानी पशुओं के वध को लेकर बहुत चिंतित थे। यूपीए सरकार को बदनाम करते थे। मगर अब देखिए, पता चल रहा है कि 2014 में जिस अलाना ग्रुप ने बीजेपी को 2 करोड़ का चंदा दिया था, उसी ग्रुप ने साल 2024-25 में बीजेपी को 30 करोड़ का चंदा दिया है। भारत का मांस निर्यात $4 बिलियन को पार कर गया है और अमृतकाल की शुरुआत होने पर यानी 2013-14 में इसने मात्र 2 करोड़ दिया था। अगले साल 50 लाख दिया, 2019 में 2 करोड़ दिया, 2023 में भी 2 करोड़ दिया, लेकिन अब ये 15 गुना बढ़कर 30 करोड़ पहुंच गया है। वैसे आपको याद दिला दें, भारत की कंपनियां कथित रूप से केवल भैंस का मांस एक्सपोर्ट करती है, कथित रूप से ऐसा कहा जाता है। यानी शंकराचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने वाले लगातार सवालों के घेरे में हैं। इसी बीच रामभद्राचार्य पर मुकदमा दर्ज करवाने और सरकारी बाबा होने का आरोप लगता है। यानी जो भाजपाई सत्ता के इशारे पर शंकराचार्य पर मुकदमा करवाए हैं, कथित रूप से अपने चेले को आगे करके। उनका दूसरा चेला जो है, जो कि उनका उत्तराधिकारी भी है, नाम है रामचंद्र दास, असली नाम है जय मिश्रा। इनका पुराना मामला भी चर्चा में आ गया है। 28 फरवरी 2022 की इस खबर को पढ़िए। रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी के खिलाफ 13 साल के बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की रपट दर्ज की गई थी। बच्चे और उसके पिता ने आरोप लगाया था कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने 13 साल के लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म किया, पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। कहा गया कि 36 दिनों से न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। मुख्यमंत्री के दरबार में भी गया, शिकायत दर्ज किया, लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण पीड़ित परिवार पर ही सुलह करने का दबाव बनाया गया। करोड़ों रुपए की पेशकश भी कथित रूप से की गई, जगह जगह से धमकियां दिलवाई गई। मिर्जापुर के लालगंज थाने में 27 फरवरी को पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन 36 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया। परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। पिता नौकरी छोड़ छाड़ के बच्चे को न्याय दिलाने में जुटे थे, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आप भी सोचिए, जिसे सरकार बड़े बड़े पुरस्कार दे रही हो, उसके उत्तराधिकारी पर मुकदमा दर्ज करवाना और कार्रवाई करवाना कितना मुश्किल काम होगा। और ये भी सोचिए कि रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी पर पुलिस ने खुद ही अपराध दर्ज कर लिया था। अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर तमाम तथ्य और सारी चीजें मौजूद थी। अभिभावक मौजूद थे, यानी पिता मौजूद था, कोई हिस्ट्री सीटर नहीं। इस घटना में पीड़ित बच्चे के पिता सबके सामने थे, जबकि अभी शंकराचार्य पर जो आरोप लगा रहा है, वहां पीड़ित बच्चों का परिवार कहीं कुछ अता पता ही नहीं है, और जो अभिभावक बना हुआ है वो हिस्ट्री सीटर है। रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी रामचंद्र दास पर आरोप लगा था कि उसने 13 साल के बच्चे को व्याकरण की शिक्षा दिलवाने के लिए एडमिशन कराया। 8 से 14 फरवरी तक मिर्जापुर जिले में कथा कार्यक्रम हुआ, उसमें 13 साल के बच्चे को भी ले जाया गया। कार्यक्रम के 6वें-7वें दिन रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने बच्चे को अपने कमरे में बुलाया, अर्धनग्न होकर तेल मालिश करवाने लगा और फिर वो सब कुछ किया जिसके लिए मुकदमा दर्ज हुआ। इस खबर में एक एक हरकतें विस्तार से लिखी गई हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। जब बच्चे ने विरोध किया तो रामभद्राचार्य के उत्तराधिकारी ने रिवॉल्वर दिखाकर डराया धमकाया और कहा कि किसी को बताया तो गोली मार दूंगा। बच्चे ने डर कर किसी से कुछ नहीं कहा, डरा सहमा रहने लगा। कुछ दिन बाद खुद रामभद्राचार्य के चेले रामचंद्र ने व्हाट्सएप कॉल करके परिवार वालों से कहा कि अपने बच्चे को ले जाइए, और बच्चा जब घर पहुंचा तो उसने सारी कहानी बता दी। अब इसके आगे जरा पता लगाइए कि पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद भी रामभद्राचार्य के चेले पर कोई एक्शन हुआ कि नहीं। एक्शन हुआ तो क्या हुआ, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई, मामला कहां तक पहुंचा है, जरा पता लगाइए। या फिर सरकारी बाबा होने का लाभ भरपूर मिल गया है, मिल चुका है। वीडियो रिकॉर्ड होने तक खबर मिल रही थी कि प्रयागराज पुलिस वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है। शंकराचार्य का कहना है कि पुलिस का स्वागत है, जो पूछना है, जो जांच करनी है करें। अरे उनसे ज्यादा तो हमें इंतजार है कि जल्दी जांच हो और तथ्य सामने आए, सच सामने आए। बाकी जहां तक गाय काटने कटवाने का आरोप है, तो याद दिला दें कि एक सिस्टम भी होता है। जिस चीज पर एकाधिकार करना हो, यानी अपना संपूर्ण कंट्रोल करना हो, उस पर तरह तरह से बैन लगा दिए जाते हैं, या फिर जिस चीज से ज्यादा माल कमाना हो उस पर भी बैन लगा दिया जाता है। उदाहरण के रूप में आप शराबबंदी को ही ले लीजिए। जिन जिन राज्यों में शराबबंदी है, वहां पर आए दिन लोग जहरीली शराब पीकर मर जाते हैं। सबको पता है कि जो पीने वाला है उसे डिलीवरी चाहिए, वो कहीं न कहीं जुगाड़ करिए लेगा, और जुगाड़ नहीं हो पाएगा तो नकली बना देंगे, घर में बना देंगे, लेकिन सप्लाई कर देंगे। शायद शराबबंदी होने पर इतने लोग नकली शराब पीकर न मरते जितना शराबबंदी के बाद मर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दोहरी लूट चल रही है, एक तो 100 की दारू 300 में मिलती है, दूसरे नकली पी के भी लोग लग जाते हैं। नुकसान सरकार का हो रहा है, यानी सरकारी पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन फायदा सरकार में बैठे लोगों का हो रहा है, क्योंकि नकली सप्लाई करने वाले या फिर तस्करी करने वाले अपने दम पर यह सब कुछ नहीं कर सकते। इसमें पूरा सिस्टम साथ देता है, पुलिसिया व्यवस्था होती है। इसका उदाहरण है, हाल ही में हमने बिहार में जाकर देखा था, दिखाया था। ऑन कैमरा लोग कह रहे थे कि बताइए पत्रकार साहब, कौन सा ब्रांड चाहिए, अब वही मंगवाते हैं, दोनों लोग बैठ के साथ में पिएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, शंकराचार्य पर मुकदमा तथ्यों के आधार पर किया गया है या फिर विरोध करने और सवाल करने के लिए किया गया है, सबक सिखाने के लिए? क्योंकि इन्होंने ही बार बार कुंभ में भगदड़ का मामला हो, अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का मामला हो,
या फिर गाय बचाने का मामला, हर बार भाजपाई सत्ता से टक्कर लिया है और सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जवाबदेही की मांग किया है। तो आपको क्या लगता है कि पूरा माहौल सिर्फ डराने धमकाने का है, काबू में लाने का है? इसमें क्या पूरी व्यवस्था शामिल है? क्योंकि वकील जो आरोप लगा रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, वो बड़े गंभीर हैं। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।